हेलो स्टूडेंट्स, आज हम गॉस थ्योरम में जो बेसिक्स होता है वो जानेंगे। गॉस थ्योरम पढ़ने से पहले जो बेसिक चीज़ें हैं उसे हम समझेंगे। तो देखिए, पहला टॉपिक हमारा है एरिया वेक्टर। हम ये जानते हैं कि एरिया जो है स्केलर क्वांटिटी है, उसके बाद भी हम यहाँ एरिया वेक्टर लिख रहे हैं। तो किसी भी स्केलर क्वांटिटी को हम लोग वेक्टर बना सकते हैं उसमें एन कैप का मल्टीप्लाई करके। एन कैप क्या है आपका? एन कैप का जो मैग्नीट्यूड है वो यूनिट है, 1 है, और इसका नाम है यूनिट वेक्टर। मतलब ये मल्टीप्लाई करने पर कोई भी स्केलर क्वांटिटी हमारी वेक्टर क्वांटिटी बन जाती है ना। तो जैसे हमारे पास में एक बॉक्स है, मान लीजिए ये कैमरा का बॉक्स है और इसके इस एरिया में लुमिक्स है, लुमिक्स लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर हम एक पार्टिकुलर एरिया की बात करेंगे कि भाई इसके फ्रंट एरिया में क्या लिखा हुआ है, लुमिक्स लिखा हुआ है, तो ये पार्टिकुलर एरिया या फ्रंट ये डायरेक्शन शो करेगा। तो किसी भी स्केलर क्वांटिटी को हम वेक्टर बना सकते हैं उसमें एन कैप का मल्टीप्लाई करके। अब देखिए, अब इसको थोड़ा सा मैं टिल्ट कर रहा हूं तो मुझे क्या दिख रहा है? मुझे दिख रहा है पैनासोनिक लिखा हुआ। तो जब दूसरे एरिया की बात कर रहा हूं तो यहाँ पैनासोनिक लिखा है। तो इसी तरह हम लोग किसी भी स्केलर क्वांटिटी, जैसे एरिया स्केलर क्वांटिटी है, तो उसके अगर हम एरिया की, अगर हम फ्रंट एरिया की कितना है, बैक एरिया कितना है, अगर हम फ्रंट बैक किसी स्पेसिफाइड डायरेक्शन की बात करेंगे तो क्या बोलेंगे हम लोग? तो दैट विल क्वांटिटी विल बिकम वेक्टर। तो वहां पे मुझे एन कैप का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए बुक्स में किस तरह से बताया गया है। बुक्स में मान लीजिए कोई एरिया हमारे पास में है, उसमें ऑब्जर्वर की आंख जो है ऊपर की तरफ लगी है, तो एन कैप कहाँ होगा? ऊपर की तरफ होगा। अगर ऑब्जर्वर की आंख कहाँ लगी है? नीचे की तरफ लगी है, तो एन कैप कहाँ होगा? नीचे की तरफ होगा। ऑब्जर्वर मान लीजिए एन कैप मान लीजिए यहाँ पर है, तो इसका मतलब ऑब्जर्वर हमारा यहाँ से इसको वॉच कर रहा है, साइड से वॉच कर रहा है, इसमें टॉप से वॉच कर रहा है, इससे बॉटम से वॉच कर रहा है, इसमें साइड से वॉच कर रहा है ना। अगर मान लीजिए जो एन कैप मेरा इस तरफ है, तो ऑब्जर्वर की आंख जो है वो इस डायरेक्शन में देख रही है। तो एरिया वेक्टर जो है इसका यूज करेंगे गॉस थ्योरम में, इसलिए हमने यहाँ पे क्या एरिया वेक्टर को समझाया है। देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल क्या होता है? देखिए सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल, देखिए जो भी हम लोग एंगल पढ़ते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, ये सब क्या है? आपके 2 डायमेंशनल एंगल हैं। इसको हम एक कागज में ड्रॉ कर सकते हैं, 3D में इसको ड्रॉ नहीं कर सकते हम लोग। तो 3D में ये सॉलिड एंगल क्या है आपका? ये 3D एंगल है, 3 डायमेंशनल एंगल है। मान लीजिए कोई बॉडी है और P पॉइंट पर हमें क्या करना है? इसका सॉलिड एंगल निकालना है। तो यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो जो ये एंगल होगा दैट विल बी सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल ये 3D एंगल है और इसका यूज केवल गॉस थ्योरम के प्रूफ में है, बाकी पूरी बुक में इसका यूज नहीं है सॉलिड एंगल का। इसकी वैल्यू होती है DA cos थीटा बाय r स्क्वायर, ये r डिस्टेंस है, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू इसको डी ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? डी ओमेगा। तो यहाँ डी ओमेगा मैं लिख देता हूँ, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है 4 पाई। तो सॉलिड एंगल की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 4 पाई। तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक हो गया सॉलिड एंगल। अब हम बात करते हैं जो हमारा थर्ड टॉपिक है उसकी। तो आप लोग सॉलिड एंगल के बारे में 2-3 चीजें समझ लीजिए। पहला, इसको डी ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा, ये 3D एंगल है। कैसा एंगल है ये आपका 3D एंगल है। और तीसरा, इसकी वैल्यू होती है DA cos थीटा बाय r स्क्वायर, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है हमारी? 4 पाई। तो ये चीजें आपको माइंड में रखनी पड़ेंगी। और ये जो 3D स्टडी है क्लास 12th में नहीं है, लेकिन गॉस थ्योरम के प्रूफ में इसका यूज है, इसलिए हम चीजें अभी बाय हार्ट कर रहे हैं। तो ये सॉलिड एंगल की वैल्यू 3D एंगल है, डी ओमेगा इक्वल टू 4 पाई, ये ध्यान रखिएगा। एरिया वेक्टर, एन कैप, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कोई नई चीज नहीं है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब होता है कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कितने एरिया से गुजर रही है। जैसे मान लीजिए कोई हमारे पास एरिया है ना, कोई सरफेस एरिया है, उससे एक से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गुजर रही है, तो उसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोल देंगे। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बोलेंगे उसको। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बहुत ज्यादा है तो उसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलेंगे। तो इसके फॉर्मूले में भी देखिए दिखाई देता है ये E इक्वल टू क्या लिखेंगे हम? फाई E इक्वल टू EA, मतलब कितने एरिया में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू हाउ मच इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एरिया विच हेल्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी भी एरिया में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गुजर रही है उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलेंगे। अगर हम बात करेंगे स्मॉल एरिया की, तो आपका DA वेक्टर होगा स्मॉल एरिया। तो स्मॉल एरिया के लिए फॉर्मूला क्या लिखेंगे हम?
डी फाई ई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। अगर हम लार्ज एरिया की बात करेंगे तो उसके लिए क्या कर देंगे, इसका क्लोज इंटीग्रेशन कर देंगे। डी फाई ई का क्लोज इंटीग्रेशन इक्वल टू इंटीग्रेशन में ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। तो फाई ई डी फाई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, फाई ई हो जाएगा, फाई ई इक्वल टू ई डॉट डी ए वेक्टर और इंटीग्रेशन में। तो ये आपका जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला आ गया स्मॉल एरिया के लिए और लार्ज एरिया के लिए। हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के हम यूनिट भी निकाल सकते हैं। यूनिट क्या होती है, फाई ई से रिप्रेजेंट करते हैं इसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर कूलाम और एरिया की मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर कूलाम, न्यूटन कूलाम इनवर्स मीटर स्क्वायर। डायमेंशन भी निकाल सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। डायमेंशन क्या है, फोर्स की डायमेंशन होती है ml t-2 और कूलाम की at और मीटर की L2। तो ml t-2 a-1 t-1 L2। तो क्या आ जाएगा ml3, भाई ये 1 है, ये 2 है, 1 + 2 कितना हो जाएगा, l की पावर 1 l की पावर 2 3 t-2 और -1 तो कितना हो जाएगा t-3 a-1। तो डायमेंशन निकाल दिया इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। तो हमने गॉस थ्योरम के को पढ़ने से पहले 3 चीज़ों को समझा। पहला हमने क्या समझा, पहला हमने जाना एरिया वेक्टर के बारे में। तो किसी भी स्केलर क्वांटिटी को हम लोग वेक्टर बना सकते हैं उसमें एन कैप का मल्टीप्लाई करके। एन कैप क्या है, हमारा यूनिट वेक्टर है ना। अगर एरिया की बात करें, हम एरिया कहाँ से देख रहे हैं, ऑब्जर्वर कहाँ से वॉच कर रहा है एरिया को, फ्रंट से वॉच कर रहा है, बैक से वॉच कर रहा है, राइट से वॉच कर रहा है, लेफ्ट से वॉच कर रहा है। उसके बाद हमने जाना अपने टॉपिक सॉलिड एंगल के बारे में। सॉलिड एंगल क्या है, वो हमारा 3D एंगल है, 3 डायमेंशनल एंगल है और इसकी वैल्यू होती है डी cos थीटा बाय r स्क्वायर। इसकी मैक्सिमम वैल्यू 4 होती है ना। ये समझा। किसी भी बॉडी का अगर सॉलिड एंगल निकालना है तो कैसे निकाल लेंगे, मान लीजिए पी पॉइंट पे मुझे किसी बॉडी का सॉलिड एंगल निकालना है। तो मैंने मान लीजिए ये बॉडी है और पी पॉइंट से ऑब्जर्वर देख रहा है, तो यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे इस पॉइंट में और एक टेंजेंट यहाँ से ड्रॉ कर देंगे। तो ये जो एंगल बनेगा बीच में दैट इज डी ओमेगा सॉलिड एंगल। तो किसी भी बॉडी का सॉलिड एंगल हम लोग निकाल सकते हैं। उसके बाद हमने क्या जाना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में जाना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बोलेंगे, अगर एक से ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है तो उसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलेंगे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब हुआ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस विच इज हेल्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके बाद हमने क्या समझा, इसकी यूनिट निकाल ली, डायमेंशन निकाल ली। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग स्टेटमेंट पढ़ेंगे गॉस थ्योरम का और गॉस थ्योरम का प्रूफ करेंगे। थैंक यू क्लास।